हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो कर रहे थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल सूखा सहिष्णु है, कि कौन सी फसल जो है वो सूखा सहिष्णु है, कि अगर पानी की मात्रा कम मिलती है उसमें भी कौन सी फसल जो है वो ग्रो कर सकती है। तो इसमें दे रखा है बाजरा। जो मिलेट है, बाजरा एक ऐसी फसल है जो कि सूखा सहिष्णु है। इसको ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ये मुख्यतः उत्पादन इसका किया जाता है। नेक्स्ट है, टी एंड कॉफी फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में चाय और कॉफी किस श्रेणी की फसलों में आते हैं। तो जो चाय और कॉफी है वो बागवानी फसलें हैं। कौन सी है? बागवानी फसलें। ये होती है प्लांटेशन क्रॉप, इनको हिंदी में बोलते हैं बागानी फसलें। कौन सी होती है? बागानी फसलें। एक होती है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो मुख्यतः जो ये फलों की खेती होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसमें जो भी ये बनाना ग्रेप्स पोटैटो, तो जो फल और सब्जियों की जो खेती होगी वो हो जाएगी बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, नगद फसलें। नगद फसलें जिनसे आप डायरेक्टली उनको सेल करके नकद प्राप्त कर सकते हो, वो होती है, जैसे कि इसमें आ जाती हैं जूट, शुगर केन, कॉटन। ये सब जो है ये केस क्रॉप्स है, नकदी फसलें हैं। और तीसरी होती है खाद्य फसलें। खाद्य फसलों में आ जाती है वीट, मेज, पल्सेस, गेहूं, दालें, ये सब आ जाती हैं खाद्य फसलों में। और जो चाय और कॉफी है वो है प्लांटेशन क्रॉप्स, बागानी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेजर वीड ऑफ द राइस क्रॉप इन इंडिया। भारत में चावल की फसल का प्रमुख घास कौन सा है। तो जो राइस क्रॉप है इसका मुख्य घास होता है एक एचिनोक्लोआ क्रसगेली, या इसको बर्नयार्ड ग्रास भी बोलते हैं। कौन सी हो जाएगी? एचिनोक्लोआ क्रसगेली। ये इसमें प्रमुख घास होती है चावल की फसल में, इसको बर्नयार्ड ग्रास भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉन्टूर प्लफिंग। कॉन्टूर प्लफिंग या कॉन्टूर जुताई क्या होती है। तो इसमें होती है ढाल नुमा जो स्लोप होती है उसमें इस तरह से इसमें कृषि की जाती है ढाल बना के। तो इसमें क्या, मिट्टी का कटाव कम होता है और पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। तो इसमें क्या होगा, ढलान वाली जमीन पर कॉन्टूर रेखाओं के साथ हल चलाना, कि जो ढलान वाली जमीन है या हम कहें कि स्लोप के साथ जो भी लैंड है उसमें कॉन्टूर लाइंस के साथ उसमें हल चलाना। तो इसका हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम विटीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंगूर की खेती में सबसे अधिक उत्पादन करता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर में सबसे अधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। कौन सा करता है? महाराष्ट्र। 80% से भी अधिक प्रोडक्शन करता है, मोर देन 80%। तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन हैव इट्स ओरिजिन। भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी। तो भारत में जो श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो स्टार्ट हुई थी गुजरात से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गुजरात से स्टार्ट हुई थी। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? इसको स्टार्ट किया था त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1970 में। इसमें किया 1970 में, और स्टार्ट किया था आनंद नाम का एक शहर था वहां से, आनंद शहर से इसको स्टार्ट किया। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, गुजरात। कि गुजरात से स्टार्ट हुई। स्टार्ट किसने की थी? त्रिभुवन दास पटेल, 1970 में, आनंद शहर से। और आनंद शहर से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए ये जो यूनियन बनाई गई थी, मिल्क यूनियन, इसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये बनाई गई लिमिटेड, अमूल। और इसको फिर आगे ले जाने वाले जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसको प्रमोट करने वाले थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित कितनी बातें हो गई। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई,
स्टार्ट किया इसको त्रिभुवन दास पटेल ने 1970 में आनंद शहर से। और ये आनंद शहर में ही ये जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बनाई गई थी अमूल, और अमूल को फिर आगे प्रमोट करने वाले थे वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। देखते हैं, पहला दे रखा है अमूल, तो अमूल तो श्वेत क्रांति से संबंधित था। ये अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बनाई गई थी जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, और आनंद शहर से स्टार्ट हुई तो ये भी इससे संबंधित था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको प्रमोट करने में उनकी मुख्य भूमिका रही है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी इससे संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। इनका भारत की श्वेत क्रांति से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज। भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया जिसे एक पतली परत वाली त्वचा के साथ किया जाता है क्या कहलाती है। कि भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं शीयरिंग। क्या कहते हैं, शीयरिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल मुख्यतः उगाई जाती है रेनी सीजन में। इसमें रेनी सीजन में इसको बोया जाता है, लगभग जून से सितंबर जो है इसका टाइम पीरियड होता है खरीफ की फसल का। और इसमें मुख्यतः है बाजरा, मक्का, रागी, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, बाजरा, रागी, मक्का, उसके अलावा दालें जो भी हैं, दालें, मूंगफली, कपास भी खरीफ की फसल है। तो ये सब हो जाती है खरीफ की फसल। तो इसमें बात करें तो पहला ऑप्शन है बाजरा, खरीफ की फसल है, रागी और मक्का। इसमें है गेहूं जो है ये रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल, जो कि विंटर सीजन में बोई जाती है, सर्दियों के मौसम में। इनका टाइम पीरियड रहता है अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर टू मार्च। रबी की फसलों में कौन कौन सी आ जाएंगी, गेहूं आ जाएंगे, चने, सरसों, ये सब आ जाती है रबी की फसलों में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, खरीफ फसलें सर्दी की फसलें हैं, गलत है। ये कौन सी है, रेनी सीजन की हैं। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, रेनी सीजन में। रबी फसलें मॉनसून की हैं, ये भी उल्टा दे रखा है, रबी फसलें होती हैं विंटर सीजन में। सी है, गेहूं रबी की फसल है, ये सही है, ऑप्शन सी। और सरसों भी कौन सी है, सरसों भी खरीफ की फसल नहीं है, ये भी रबी की फसल है। तो इनमें से सही कौन सा है, ऑप्शन सी, ये गेहूं एक रबी की फसल है। नेक्स्ट है, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन नोन एज। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो रबी और खरीफ के मौसम के बीच में जायद की फसल की खेती की जाती है। ये जो जायद फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं खरीफ और रबी के बीच में। तो इनका टाइम कौन सा हो जाएगा, मार्च से जून तक। रबी की सीजन कब कर जाती है, मार्च में, और जून के टाइम में फिर खरीफ की फसलें वापस बोई जाती हैं। तो मार्च से जून तक के समय में जो फसलें बोई जाती हैं उनको कहते हैं जायद फसलें। तो ये हो जाएगा जायद मौसम, जायद सीजन। और इसमें मुख्यतः सब्जियां और ये सब उगाए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गए, पंपकिन हो गए, तो ये सब जो है जायद की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स इन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति कृषि नीति को किस वर्ष मंजूरी दी थी। तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स है ये बनाई गई, इसको मंजूरी दी गई 2007 में। इसके लिए कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अक्टूबर 2006 में। अक्टूबर 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। फिर गवर्नमेंट ने इसको 2007 में नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स के तहत इसको मंजूरी दे दी। तो कब दी, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग is the process of covering the soil ground to create more favorable conditions for plant growth, development and efficient crop production.
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मृदा या भूमि को ढकने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि पौधों की वृद्धि, विकास और कुशल फसल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं? मल्चिंग। इसमें पौधों की वृद्धि के लिए जो सोइल होती है उसको ढक करके उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा मल्चिंग। अगला है हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के नाम से पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। इसकी की थी? ऑपरेशन फ्लड की इन्होंने शुरुआत की थी और 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी और इसके पिता माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें चाहे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन पूछे या मिल्क मैन ऑफ इंडिया पूछे तो कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है व्हाट डज येलो रेवोल्यूशन रेफर टू। येलो रेवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है? तो जो पीली क्रांति है वो थी ऑयल सीड्स के लिए, जो तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि। जिन बीजों से तेल निकाला जाता है उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, येलो रेवोल्यूशन। और इसकी शुरुआत हुई थी 1986-87 में। 1986-87 में येलो क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मस्टर्ड सीड या सीसम सीड्स जिन भी बीजों से तेल निकाला जाता है उनके उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट विच इज ए फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप ग्रोन अंडर सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशंस एंड ओवर इंफेरियर सॉइल्स। कौन सी फसल खाद्य और चारा दोनों होती हैं जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और निम्न गुणवत्ता वाली मृदा में उगाई जाती हैं? तो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और यदि मृदा की गुणवत्ता भी कम है तो वहाँ पर कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? वहाँ पर उगाया जाता है बाजरा। बाजरा एक ऐसी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है और निम्न गुणवत्ता वाली मृदा में भी इसको उगाया। तो ऐसी जो फसल है जो खाद्य और चारा दोनों होती हैं, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में और निम्न गुणवत्ता वाली मृदा में उगाई जाती हैं, ये होती है मक्का। कौन सी हो जाती है? मेज़। मक्का ऐसी फसल है जो ऐसी परिस्थितियों में उगाई जाती है और जो मक्का है वो लगभग पूरे भारत में उगाया जाता है। पंजाब और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है जहाँ पर थोड़ी आर्द्र परिस्थितियाँ पाई जाती हैं उनको छोड़कर लगभग सभी इंडिया के क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है झूम। शिफ्टिंग कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि। नेक्स्ट द स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। स्वीट रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? जो स्वीट रेवोल्यूशन है या मीठी क्रांति ये संबंधित है शहद के उत्पादन से। किसके उत्पादन से? शहद के उत्पादन से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी कर्नाटक के बाद आता है केरल सेकेंड नंबर पे। सेकेंड पे जाता है केरल में 21% होती है लगभग, कर्नाटक में 71% और लास्ट में आ जाता है तमिलनाडु। 3 नंबर पे आता है तमिलनाडु। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है इज ऑल्सो नोन एज अ स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। किसको भारत का मसाले का बगीचा भी कहा जाता है? तो भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है केरल राज्य में, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, फिर कर्नाटक,
तो 4 राज्यों तक सफिशिएंट है। 1 नंबर पे एमपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटिंग क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधरोपण फसल नहीं है या कौन सी एक बागानी फसल नहीं है? तो चाय और कॉफ़ी ये बागानी फसलें हैं। काजू, काजू भी एक बागानी फसल है। लास्ट में दे रखा है बाजरा, तो बाजरा एक खाद्य फसल है। कौन सी है? खाद्य फसल है, ना कि प्लांटिंग क्रॉप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन। केसर मुख्य रूप से कहाँ उत्पादित होता है? तो केसर मुख्यतः उत्पादित होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और इसके लिए करेवा मृदा में जो है केसर की खेती की जाती है। किसमें? करेवा मृदा में। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर? भारत का कौन सा राज्य रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो रबर का प्रमुख उत्पादक है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? निम्नलिखित में से किसे सुनहरा फाइबर कहा जाता है? सुनहरा रेशा। तो सुनहरे रेशे जो है वो कहे जाते हैं जूट को। जो जूट की फसल होती है उसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। कौन सा हो जाएगा? गोल्डन फाइबर, जूट। अगला प्रश्न है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसमें विश्व की लगभग 60% जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादित होती है। कितनी? लगभग 60% जो है इंडिया में उत्पादित होती है जूट की। तो जूट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। और पूरे देश में, पूरे विश्व में 60% जूट जो है उसका उत्पादन भारत देश करता है। नेक्स्ट है, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉटन इन इंडिया? भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है गुजरात राज्य में। कहाँ पे होता है? गुजरात में। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है यूपी। भारत में सबसे मुख्य उत्पादक गेहूं का है यूपी राज्य। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? भारत का कौन सा राज्य चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चावल के अलावा यहाँ पर और क्या मुख्य उत्पादित होता है? जूट। जूट और चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। और यूपी में गेहूं और गन्ना भी जो है यूपी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार? भारत का कौन सा राज्य जवार का मुख्य उत्पादक है? तो जवार सबसे अधिक उत्पादित होता है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र। भारत में जवार का मुख्य उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, इज ए मेजर क्रॉप ऑफ मेघालय? मेघालय की एक प्रमुख फसल है। तो इनमें से हम बात करें अखरोट, सेब, अनानास, संतरा। तो इनमें से जो अनानास है वो मेघालय की एक प्रमुख फसल है। कौन सी है? पाइनएप्पल मेघालय की एक मुख्य फसल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम का उत्पादन किया जाता है कीटों से। कीटों से इसका उत्पादन होता है। तो जो कीट होते हैं वो लार्वा छोड़ते हैं, उनके लार्वा से जो है रेशम बनाया जाता है। तो कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है? पहला है रेशा फसलें। तो फाइबर क्रॉप्स जो हैं वो खाद्य फसलें नहीं हैं। ये कपड़े बनाने में, पेपर बनाने में, इन सब में काम आती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशा फसलें मुख्यतः कौन सी हो जाती हैं? जूट, कॉटन, ये सब जो है फाइबर क्रॉप्स हैं। तो इसमें हो जाएगा ए। बाकी कॉफ़ी, तेल बीज, ऑयल सीड्स होते हैं, गन्ना, ये सब खाद्य फसलें हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप इन द वर्ल्ड? भारत में किस फसल के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो भारत में हम बात करें सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया आता है
तो इसमें आता है गन्ना। जो गन्ना की फसल है वो भारत में सबसे अधिक एरिया में उगाई जाती है। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया पे क्या उगाया जाता है? गन्ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज मोस्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है राइस। कौन सी है? राइस जो है वो मुख्यतः उगाई जाती है। और राइस की हम बात करें तो राइस में जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीन के बाद में, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल तो कौन सी है? चावल। और यदि एरिया की बात करें कि ऐसी कौन सी फसल है जो सिर्फ भारत में लार्जेस्ट एरिया में उगाई जाती है, तो वो है गन्ना पूरे विश्व में। और वैसे अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है तो वो है चावल। और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडिया आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत में मुख्यतः जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य की बात करें, इनमें जो दे रखे हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फर्स्ट पे तो आता है असम। सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? असम में। और सेकेंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। तो इसमें असम तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल प्रमुख चाय का उत्पादक राज्य है। फर्स्ट पे असम है, सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक एट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल? निम्नलिखित में से कौन सी फसल केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में उगाई जाती है? तो इन परिस्थितियों में उगाई जाती है रबर। कौन सा उगाया जाता है? रबर। और सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल राज्य। नेक्स्ट है, द मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द कंट्री अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17.22% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन। दूध उत्पादक राज्य देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल दूध उत्पादन का लगभग 17.22% है। तो भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव यील्ड बट आफ्टर सम सीजन्स द यील्ड में रिड्यूस ड्यू टू लो सोइल क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इम्प्रूव सोइल क्वालिटी? रासायनिक उर्वरक जो है वो उत्पादन बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सीजन्स के बाद में मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पादन कम हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं उनसे क्या होता है? सॉइल धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है और उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती है। तो उसकी उर्वरक क्षमता को सुधारने के लिए कौन सा यौगिक या कौन सा हम कहें कि कौन सी चीज़ जो है उसमें यूज़ की जाती है? तो उसके लिए यूज किया जाता है कास्टिक लाइम, क्षारीय चूना। ये वापिस से जो हमारी मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। किससे है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, हु आर द पायनियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट? भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो इनमें पहला है गुरुचरण सिंह कालकट। तो ये जो है हरित क्रांति के अग्रदूत और एक ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भी थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुरुचरण सिंह कालकट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यार्न रेदर देन क्लॉथ? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक कपास मिले हैं और उनमें से अधिकांश धागा उत्पादित करती हैं, ना कि कपड़ा? तो ये है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक कपास मिले हैं और ये कपड़ा उत्पादन नहीं करती हैं, क्या बनाती है? धागा बनाती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु।